हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्लास 12 का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, किसका देखेंगे, तो आज हम लोग अर्थशास्त्र का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी आर्ट सेक्शन का होंगे उसको आप लोग शेयर कर दिएगा इस वीडियो को। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो, और वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि इस वीडियो में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट हो जाए। और इस चैनल को भी अगर वो सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाता है, जिसके लिए लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अलग अलग विषयों का भी मेरा यहाँ से क्या है कि प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया। ठीक है, वहाँ से उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, जाकर देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 से। चैप्टर नंबर देखिए 6 का नाम क्या है। चैप्टर नंबर 6 का नाम है प्रतिस्पर्धा रहित। क्या है, तो प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। इसके आज आप लोग टॉप वीवी ऑब्जेक्टिव देखेंगे प्रतिस्पर्धा रहित बाजार का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को आंसर 3 से 4 सेकंड के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर, ईच एवरी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा अस्फीतिक अंतराल की अवधारणा किनकी देन है, बताइएगा। अस्फीतिक अंतराल की अवधारणा किनकी देन है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। अस्फीतिक अंतराल की अवधारणा किनकी देन है, तो ये जो आपको देन है जे एम किन्स की देन है। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जे.एम. किन्स का देन है। 2 नंबर में कह रहा है निम्नांकित में से कौन अस्फीति किसी अर्थव्यवस्था के लिए सर्वथा उपयुक्त होती है, बताइएगा। निम्नांकित में कौन सी स्फीति किसी अर्थव्यवस्था के लिए सर्वथा उपयुक्त होती है, बताइएगा। किसके लिए होता है, तो रेंगती स्फीति के लिए होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर, देखिएगा 3 नंबर में क्या कह रहा है। जैसा कि आप 3 नंबर में देख रहे हैं, कह रहा है कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त, किंतु इन दोनों में शायद मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है। यह कथन किसका है, बताइएगा। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट किनका है, तो यह स्टेटमेंट आपको है जे.एम. किन्स का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जे.एम. किन्स का है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 का रहा वस्तुएं सेवाओं के सामान्य कीमत में निरंतर गिरावट लिखा हुआ समझिएगा। ठीक है, को कहा जाता है वस्तुएं सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में निरंतर गिरावट को क्या कहते हैं, तो हम लोग इसके निरंतर गिरावट को हम लोग बी अस्फीति कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी अस्फीति, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर की ओर, देखिएगा 5 नंबर की क्या कह रहा है। जैसा कि आप लोग 5 नंबर में देख रहे हैं, कह रहा है कि प्रतिस्पर्धी फर्म की पूर्ति वक्र किस बिंदु से शुरू होती है, बताइएगा। प्रतिस्पर्धी फर्म की पूर्ति वक्र किस बिंदु से शुरू होती है, तो यह जो शुरू होती है आपको सीमांत लागत वक्र से के न्यूनतम बिंदु से। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीमांत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु से। ठीक है, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ध्यान दिएगा 6 नंबर में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है यदि पूर्ति की मात्रा QS और मांग की मात्रा QD हो तो QS माइनस QD ग्रेटर देन 0 क्या दर्शाएगा, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी यदि पूर्ति की मात्रा QS और मांग की मात्रा QD हो तो QS माइनस QD ग्रेटर देन O क्या दर्शाएगा, तो यह दर्शाएगा संतुलन को दर्शाएगा। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 7 में कह रहा है निम्न में कौन प्रतिवर्ती आगत नहीं है, बताइएगा। निम्नांकित में कौन प्रतिवर्ती आगत नहीं है, तो प्रतिवर्ती आगत आपका मशीन नहीं, ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। 8 में कह रहा है स्थिर आगत किस काल में स्थिर रहते हैं, बताइएगा। स्थिर आगत किस काल में स्थिर रहते हैं, तो अल्पकाल में, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, अल्पकाल में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है। 9 में कह रहा है कि प्रतिवर्ती अनुपात के नियम में सीमांत उत्पाद में क्या परिवर्तन होता है, बताइएगा। प्रतिवर्ती अनुपात के नियम में सीमांत उत्पाद में क्या परिवर्तन होता है, तो ये आपको अंततः गिरावट होती है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर में करा मुद्रास्फीति की समस्या का अध्ययन किसमें किया जाता है, बताइएगा। मुद्रास्फीति की समस्या का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 नंबर में। 11 नंबर में कह रहा है कि पूर्णता बोलोचदार मांग वक्र की कीमत मांग की लोच मॉड ईडी
ईडी मॉड क्या होगी बताइएगा। इस जो लाइन लिखा हुआ मॉड होता है, ठीक है, डबल लाइन को मॉड कहते हैं। कह रहा है कि पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र की कीमत मांग की लोच मॉड ईडी क्या होगा। तो मॉड ईडी का जो मान होगा वो आपका जीरो होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मॉड ईडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है एक रैखिक मांग वक्र के मध्य बिंदु पर कीमत मांग की लोच मॉड ईडी क्या होगी बताइएगा। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका मान जो होगा मध्य बिंदु पर पूछा जा रहा था, मध्य बिंदु पर जो होगा मॉड ईडी का मान 1 होगा। क्या होगा, ईडी का मान क्या होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में, 13 नंबर में कह रहा है कि सामान्य लाभ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताइएगा। सामान्य लाभ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, या फर्मों का न्यूनतम अपेक्षित लाभ है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी यह फर्मों का न्यूनतम अपेक्षित लाभ है। 14 में कह रहा है निम्न में कौन मांग वक्र पूर्ण रूप से लोचहीन होता है बताइएगा। निम्न में कौन मांग वक्र पूर्ण रूप से लोचहीन होता है। तो लोचहीन जो होता है कौन सा होता है बताइएगा। तो ये जो होता है आपको ऊर्ध्वाधर मांग वक्र होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर मांग वक्र। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में। 15 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि मांग की लोच की क्या परिभाषा है बताइएगा। मांग की लोच की क्या परिभाषा है। तो मांग की लोच की परिभाषा का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी डॉट क्यू नोट बाई पी नोट होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू क्यू नोट बाई पी नोट। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा मांग की लोच की इकाई क्या है बताइएगा। मांग की लोच की इकाई क्या है। तो मांग की लोच की इकाई जो होता है यह एक शुद्ध संख्या। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में। 17 नंबर में कह रहा है कि फर्म द्वारा प्रयुक्त मशीन किस तरह का आगत है बताइएगा। फर्म द्वारा प्रयुक्त मशीन किस तरह का आगत है। तो यह स्थिर आगत है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा है उत्पादन अधिमान वक्र चित्र दोनों अक्षों का क्या दर्शाया जाता है बताइएगा। उत्पादन अनधिमान वक्र चित्र दोनों अक्षों पर क्या दर्शाया जाता है। तो संतुष्टि को दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 नंबर में। 19 नंबर में कह रहा है कि दीर्घ काल में फर्म किस कारक में परिवर्तन ला सकता है बताइएगा। दीर्घ काल में फर्म किस कारक में परिवर्तन ला सकता है। तो ये परिवर्तन ला सकता है आपको स्थिर कारक और प्रतिवर्ती कारक दोनों में ला सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। 20 में कह रहा है कि कुल स्थिर लागत वक्र क्या आकार होता है बताइएगा। कुल स्थिर लागत वक्र का क्या आकार होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो कुल स्थिर लागत वक्र का आकार जो होता है क्षैतिज रेखा होता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 नंबर की ओर। 21 नंबर में कहता है कि मांग वक्र होता है बताइएगा। मांग वक्र जो होता है कैसा होता है। तो मांग वक्र जो होता है वो आपका टी आर होता है, मांग वक्र। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, टी आर वक्र। 22 में कह रहा है कि जिस बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है उस बाजार को किस श्रेणी में रखा जाता है बताइएगा। जिस बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है उस बाजार को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो उसे हम लोग रखते हैं पूर्ण एकाधिकार में। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 में बढ़ते हैं। 23 नंबर में कह रहा है कि यदि कोई निकट प्रतिमान प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध न हो तो एकाधिकारी फर्म अपनी वस्तु की ऊंची कीमत प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगी बताइएगा। यदि कोई निकट प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध न हो तो एकाधिकारी फर्म अपनी वस्तु की ऊंची कीमत प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो समर्थ हो जाएगी, यानी सही समर्थ हो जाएगा, ठीक है, सही से। 24 में कह रहा है कि सैद्धांतिक रूप से सीमांत संप्राप्ति शून्य तथा ऋणात्मक भी हो सकता है, परंतु बताइएगा। कहता सैद्धांतिक रूप से सीमांत संप्राप्ति शून्य तथा ऋणात्मक भी हो सकता है, परंतु क्या नहीं होगा, परंतु औसत संप्राप्ति सदैव धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 नंबर में कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में औसत संपत्ति वक्र होता है बताइएगा। कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में औसत संप्रीति वक्र कैसा होता है। तो यह होता है एक सच के समानांतर होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा।
26 में कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता फर्म दीर्घकाल में बताइएगा। पूर्ण प्रतियोगिता फर्म दीर्घकाल में क्या होता है? तो ये होता है लाभ प्राप्त करती है, सामान्य लाभ प्राप्त करती है, हानि प्राप्त करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि आप पूर्ण प्रतियोगिता में AMR वक्र AR वक्र के क्या होते हैं बताइएगा। कह रहा है कि आप पूर्ण प्रतियोगिता में AMR वक्र AR वक्र के क्या होते हैं की तुलना में AR वक्र की तुलना में धीमी गति से नीचे गिरता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता आप पूर्ण प्रतियोगिता में AMR वक्र AR वक्र की तुलना में धीमी गति से नीचे गिरता है। 28 में कह रहा अपूर्ण प्रतियोगिता में बताइएगा। अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? तो AR और MR वक्र से अधिक तेजी से नीचे गिरता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपूर्ण प्रतियोगिता में जो है AR और MR वक्र से अधिक तेजी से नीचे गिरता है। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 नंबर में। 29 में कह रहा है एकाधिकार प्रतियोगिता में बताइएगा। एकाधिकार प्रतियोगिता में क्या होता है? तो एकाधिकार प्रतियोगिता में होता है विभेदीकृत उत्पादन बेचे जाने वाली कुछ फर्में होती है। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 में कह रहा है यदि एकाधिकारी वस्तु की स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध होगी तो मनमानी कीमत बताइएगा। तो मनमानी कीमत क्या होगा? यदि एकाधिकारी वस्तु की स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध होगी तो वह मनमानी कीमत वसूल नहीं कर सकेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वसूल नहीं कर सकेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 नंबर में। कह रहा है एकाधिकारी मूल्य विभेद की महत्वपूर्ण शर्त क्या बताइएगा। एकाधिकारी मूल्य विभेद की महत्वपूर्ण शर्त क्या है? तो विभेद का महत्वपूर्ण जो शर्त जो आपको बाजारों का पृथक होना, मांग लोच में भिन्नता आना और क्रय शक्ति में भिन्नता आना, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया होगा। अगर आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट बाय प्लेलिस्ट आप लोग प्रत्येक चैप्टर का आप लोग इसका वीडियो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का हैंड रिटेन नोट्स भी पढ़ाया जाएगा सब्जेक्टिव का। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।